हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस टी.एस. Eliot's one of the most famous idea, disassociation of sensibility. I'll try to explain this concept in very easy way so that it will be easy for you to understand it. Let's start. So friends, T.S. Eliot introduced this idea in his essay The Metaphysical Poets in 1921. तो टी.एस. एलियट ने अपने इस कॉन्सेप्ट को किस में इंट्रोड्यूस किया था? अपने लिखे हुए एक एसे में, द मेटाफिजिकल पोएट्स। तो उन्होंने इसमें क्या लिखा कि पहले के जो पोएट्स थे, स्पेसिफिकली ही इज़ टॉकिंग अबाउट द अर्ली 17th century पोएट लाइक जॉन डन, एंड्रयू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट। तो इन सब के बारे में वो बात कर रहे हैं कि ये सारे पोएट्स में एक स्पेशल क्वालिटी थी और उसको बोलते हैं सेंसिबिलिटी। ओके, ही सेड दैट लॉन्ग अगो इंग्लिश पोएट्स हैड अ स्पेशल क्वालिटी कॉल्ड सेंसिबिलिटी। नाउ व्हाट डज सेंसिबिलिटी मीन्स? सेंसिबिलिटी का क्या मतलब है? इट मीन्स द एबिलिटी टू फील, थिंक एंड एक्सपीरियंस लाइफ एज वन सिंगल प्रोसेस, नॉट सेपरेटली। मतलब समझ में आया? जो हम सोचते हैं उसे हम फील करते हैं, ठीक है, तब उसे हम क्या बोलते हैं? सेंसिबिलिटी। ऐसा नहीं कि हम सोचते कुछ और हैं, फील कुछ और करते हैं, तो उसको हम सेंसिबिलिटी नहीं बोलेंगे। सो अकॉर्डिंग टू एलियट, बिफोर 17th century poets could express their emotions and ideas together in perfect balance. अपने इमोशंस, अपने आइडियाज़ को, मतलब अपने थॉट्स को एक साथ एक्सप्रेस करते थे 17th century के पोएट। एक एग्जाम्पल देते हुए, हमने बहुत सारे टीवी सीरियल्स या मूवी में सुना होगा कि मेरा दिमाग कुछ और कहता है और दिल कुछ और कहता है। तो दिमाग मतलब कि जहाँ पे रीजनिंग है, प्रैक्टिकल चीज़ें हो रहा है, और दिल मतलब इमोशन से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे एलियट बोल रहे हैं कि जो 17th century के पोएट्स थे वो दिल और दिमाग दोनों को एक साथ मिलाकर सोचते थे, लेकिन उसके बाद जो पोएट्स थे वो सेपरेटली सोचने लगे। दिमाग से अलग सोचते हैं, दिल से अलग सोचते हैं, और इसी को बोलते हैं डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, जहाँ दिल अलग काम कर रहा है और दिमाग अलग काम कर रहा है। लेकिन जो 17th century के पोएट थे, जैसे कि जॉन डन हुए, वो एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी में थे, मतलब उनका दिल और दिमाग एक साथ काम करता था। सो अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट, आफ्टर द मिड 17th century समथिंग चेंज्ड एंड देयर वाज अ स्प्लिट बिटवीन थॉट एंड फीलिंग। थॉट्स और फीलिंग के बीच में क्या आ गया? बैरियर हो गया, स्प्लिट आ गया। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, पोएट्स बिगिन टू थिंक टू मच और फील टू मच, बट दे कुड नो लॉन्गर डू बोथ एट द सेम टाइम। मिड 17th century के बाद क्या हुआ? जो पोएट थे या तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होके अपना पोम लिखते थे, अपना वर्क लिखते थे, बहुत ज़्यादा सोच कर, या फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, दोनों एक साथ नहीं कर पा रहे थे, और इसी को कहते हैं डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। एलियट बिलीव दैट बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिट, इंग्लिश पोएट्री लॉस्ट इट्स रिचनेस एंड डेप्थ। So friends, this theory is actually very important to understand Eliot's criticism and his own poems. Eliot said that before this split, there was a golden age of poetry. It was the time of the metaphysical poets like John Donne, George Herbert and Andrew Marvell. These poets had what Eliot called unified sensibility, or you can also call it as association of sensibility. They could think and feel at the same time. For example, let's take the John Donne's poem, The Valediction Forbidding Morning. In this poem, Donne compares the souls of the two lovers to the two legs of a drawing compass. है ना? जो lovers हैं उनके soul को compass के दो leg से compare किया गया है। अब इसका जो कंपैरिजन है, देखो, बहुत ही ज़्यादा क्लेवर है, इंटेलेक्चुअल कंपैरिजन है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत इमोशनल भी है। तो यहाँ पे डन ने दोनों चीज़ को यूज़ किया है, अपने दिमाग को भी और अपने दिल को भी, अपने इंटेलेक्ट को भी और अपने इमोशंस को भी। सो व्हेन यू विल रीड हिज पोम, मीन्स जॉन डन्स पोम, you don't feel like it is just a cold logical idea. You will feel the warmth of love, the sense of closeness between two lovers. This is what Eliot admired. Donne's poetry joined feeling and thinking beautifully. दोनों चीज़ रहता है उसमें, feelings भी है और logic भी है. But Eliot believed that after mid 17th century this balance broke down. Balance means
जो इमोशंस और थॉट्स को एक साथ लाकर जब कोई वर्क लिखा जाता था तो उस बैलेंस की बात किया जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि 17th सेंचुरी तक, मिड 17th सेंचुरी तक जो पोएट थे दिल और दिमाग दोनों से वर्क को लिखा करते थे। लेकिन 17th सेंचुरी के बाद जो पोएट आए, मतलब कि सिविल वॉर के बाद जो पोएट आए, पूरी तरीके से चेंज थे, बिकॉज द वर्ल्ड वॉज चेंजिंग, science was rising, society was becoming more logical and mechanical, and as a result poets started to lose that beautiful mix of emotion and thought. तो poets इस तरीके से हो गए कि या तो कोई बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बातें लिखते थे या फिर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल. In the 19th century, poets like Alexander Pope and John Dryden focused mainly on intellect and reason. Their poetry was sharp, polished and witty, but Eliot said it lacked real emotion. ठीक है, इन लोगों का जो पोइट्री था बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल था, इंटेलेक्चुअल था, लेकिन उसमें क्या कमी था? इमोशन का कमी था. इट वॉज मोर अबाउट क्लेवरनेस देन फीलिंग. और इसके बाद कौन आया? रोमांटिक पोएट्स आए, लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, शेली. दे रिएक्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट द कोल्ड लॉजिक ऑफ द अर्लियर पोएट्स. अब ये लोग कैसे थे? बहुत ज़्यादा इमोशंस में आके पोम को लिखते थे. दे पुट टू मच फोकस ऑन पर्सनल इमोशन एंड इमेजिनेशन. Eliot said that this also created an imbalance. Their poetry was full of feeling but often lacked intellectual strength. Later, Victorian poets like Tennyson and Browning tried to bring both sides together, but Eliot felt that they were only thinking about their feelings. सिर्फ वो अपने feelings की बात कर रहे थे, not feeling and thinking at the same time. Eliot first blamed poets like Milton and Dryden for this problem. ठीक है, पहले वो मिल्टन को या फिर ड्राइडन को ब्लेम किए थे कि ये सारे प्रॉब्लम का रीज़न ये लोग हैं. बट लेटर ही रियलाइज्ड द रियल रीज़न वाज द कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल चेंजेस हैपनिंग अक्रॉस यूरोप. यूरोप में जो चेंजेस आ रहे थे, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल, इंडस्ट्रियल चेंजेस जो भी था, उस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था. बेचारा एलियट अगर इस टाइम पर होता, एआई के टाइम पे, तो और परेशान हो जाता. पहले के लोग कम से कम दिल और दिमाग अलग अलग तो सोचते थे, अब तो लोग सोचना ही बंद कर दिए. तो जैसा मैंने कहा कि एलियट अगर इस टाइम पर होते तो और दुखी होते, लेकिन उन्होंने अपना मैसेज दिया है पहले से ही. सो फ्रेंड्स, हिज थियोरी वॉज नॉट जस्ट अबाउट द पास्ट, इट वॉज ऑल्सो हिज मैसेज टू मॉडर्न पोएट्स. ही बिलीव दैट मॉडर्न पोएट्री शुड ट्राई टू ब्रिंग बैक दैट यूनिटी ऑफ थॉट एंड feeling. He said modern world is full of confusion and complexity. So poets must express both the intellect and emotion together. His own poem, The Wasteland, is perfect example of this idea. अगर आपने पढ़ा होगा The Wasteland, आपको पता होगा कि कितना मतलब complicated poem है, कितनी सारी चीज़ें एक साथ उसमें mentioned है. It mixes deep feelings with intellectual references and symbol, showing how modern poetry can be emotional and thoughtful at the same time. However, not everyone agreed with Eliot. There are critics. There are many critics. For example, Frank Kermode said that this unified sensibility was never real. मतलब वो बोलते हैं कि ये प्रैक्टिकल ही नहीं है कि दिल और दिमाग को एक साथ रखकर कोई पोम को लिखा जाए. He argued that poets always struggle to balance thought and emotion. Kermode believed that Eliot imagined a golden age just to support his own modern style of poetry. But friends, even with such criticism, Eliot's idea became very famous and influenced modern literary criticism deeply. It helped people look again at the metaphysical poets and understand poetry in a new way. Now friends, let's conclude this topic. T.S. Eliot's Disassociation of Sensibility tells us that the best poetry happens when thought and feeling come together. विचार और भावना जब एक साथ हो तब एक अच्छा पोइट्री बनता है. When poets can think deeply and feel deeply at the same time, their poetry becomes powerful and complete. जब पोएट दिल और दिमाग दोनों से काम कर कर पोम को लिखता है तो उसका जो पोइट्री होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है. Eliot wanted to remind poets that true art should not be only emotional or only intellectual. It should be both. And that's why this theory remains one of the most important ideas in modern literary criticism. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए. लाइक करना ना भूलें. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए. तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.